गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 13 1857 ईस्वी का जन विद्रोह, कारण और परिणाम। अपराइजिंग ऑफ 1857-18 AD, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध 1857 में एक जबरदस्त जन विद्रोह हुआ। यह विदेशी सत्ता के विरुद्ध लंबे अरसे से पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति थी। इसकी शुरुआत ब्रिटिश फौज के भारतीय सिपाहियों ने की थी, फिर भी इसकी वास्तविक शक्ति और आधार उत्पीड़ित किसान व कारीगर भी थे, जिन्होंने लाखों की संख्या में इसमें भाग लिया और अपनी कुर्बानी दी। वास्तव में यह भारत के इतिहास में भारतीय जनमानस और सिपाहियों के साहसिक बलिदान की गौरव गाथा है। बलिदान की यह गाथा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष में लगे हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बनी रही। अंग्रेज शासकों की नीतियां भी इस विद्रोह से लंबे समय तक प्रभावित होती रही। इस जन विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजों की बंगाल आर्मी से हुई और उस समय एशिया में सबसे बड़ी आधुनिक सेना थी। 1857 के विद्रोह के शुरू में ही भारतीय सिपाहियों में एक अफवाह थी कि नए दिए गए कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन्हीं चर्बी वाले कारतूसों ने इन सिपाहियों को, जो अपने अन्य बहुत से कारणों से आक्रोश में भरे हुए थे, अपने दीन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट कर दिए गए। तो प्रस्तुत अध्याय में, इस वीडियो में हम इन सभी पक्षों का अध्ययन करेंगे जो 1857 के जन विद्रोह के कारण थे। तो सबसे पहले हम इसके राजनीतिक कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके हम सभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी कारणों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके आर्थिक कारणों का अध्ययन करेंगे, प्रशासनिक कारणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण। तो पहला है साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वो उससे भारतीय जनमानस को झकझोर के रख दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, परंतु उसने प्लासी व बक्सर की लड़ाइयाँ जीतने के बाद यह एक राजनीतिक सत्ता बन गई। भारत में साम्राज्य स्थापित करना इसका एक लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आक्रमण की नीति के साथ साथ बड़ी चालाकी व इन्होंने कूटनीति से काम लिया। भारतीय राज्यों को पराजित करके उन्हें सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। सहायक संधि भारतीय नरेशों को अपने अधीनस्थ करने का एक तरीका थी। वास्तव में यह एक राजनीतिक यंत्र था जिसको स्वीकारने के बाद देशी राज्य को मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी की तरह चूस लिया जाता था और इस यंत्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसमें स्वीकार करने वाले देशी राज्य की सैन्य शक्ति को दुर्बल बनाकर उसकी प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर दिया जाता था। धीरे धीरे उसका राज्य का क्षेत्र कंपनी के राज्य में मिलाया जाने लगता था और सभी देशी नरेशों को अपने बाहुबल को आजमाकर 1818 तक सहायक संधि को स्वीकार करके कंपनी की सर्वोच्चता को व्यवहारिक रूप देना स्वीकार कर लिया था। एक अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स नेपियर ने भी लिखा कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं होगा जिसका निजाम का नाम भी कोई नहीं सुनेगा और नेपाल भी हमारा होगा। डलहौजी की 1848 से 56 की उग्र साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय नरेशों के इस भय की और भी अधिक पुष्टि कर दी। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति भी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी उग्र साम्राज्यवादी नीति का पोषक था, उसने अपने सभी पहलुओं को पूर्णतः दांव पर रखते हुए देशी नरेशों के अस्तित्व को मिटाने व उनके शेष बचे राज्य क्षेत्र को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया था। उसने 7 भारतीय राज्यों का विलय राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत कर लिया था, यानी राज्य के नरेशों की अपनी निजी संतान जिनकी नहीं होती थी, उसे गोद लिए हुए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से कंपनी ने साफ इनकार कर दिया था। इस नीति की आलोचना करते हुए बॉम्बे समाचार नामक एक समाचार पत्र ने भारतीयों के मन की बात कही। जब लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी व देशी राज्यों को लूटने वाला बताया तो डलहौजी ने के कारनामों से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए इन राज्यों के परिवारों के लोग ही नाराज नहीं थे हुए, बल्कि भारतीय नरेशों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हुई और जनता और सेना ने बगावत कर दी।
पेंशन व उपाधियों की समाप्ति। तत्कालीन भारत में कुछ ऐसे शासक भी थे जिनके राज्य तो अंग्रेज साम्राज्य में बहुत पहले मिला लिए थे। वह केवल उपाधियों पद से ही संतोष कर रहे थे। कुछ थोड़ी सी पेंशन भी कंपनी उनको देती थी, लेकिन बाद में डलहौजी ने उसे इस आधार पर पेंशन को भी समाप्त कर दिया कि उपाधियां व पेंशन व्यक्तिगत थी, अतः संबंधित व्यक्ति जिन्हें यह प्रदान की गई थी उनकी मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ऐसे शासकों में कर्नाटक व तंजौर के शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया गया पुत्र नाना साहब मुख्य थे, जिसे दोंदू पंत भी कहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को न तो पेशवा की उपाधि दी और न उन्हें 8 लाख रुपए पेंशन भी उनकी बंद कर दी गई। नाना साहब इस असहनीय अपमान से सख्त नाराज हुए और इसी नाराजगी कारण उन्हें विद्रोह में भाग लिया। बहादुर शाह जफर के प्रति अनादर का भाव था। मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन नाम मात्र के लिए बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था। उसके पास न सैन्य शक्ति थी न राज्य था, फिर भी भारतीय लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति और आत्मसम्मान दोनों ही थे। कंपनी के प्रशासक सतर्कता की नीति अपनाते हुए मुगल सम्राट को फिर भी उनके प्रति सम्मान करने का दिखावा करते रहे और भारत में उसको सर्वोच्चता की स्थिति 1818 तक प्राप्त कर ली थी। लेकिन बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उनकी भेंट, मान सम्मान और पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करने भी बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, लॉर्ड एलिनबरो था लॉर्ड डलहौजी ने तो मुगल बादशाह की उपाधि को ही खत्म करके उसे राजमहल व किले से वंचित करने का सुझाव भी दे डाला था। इसके उत्तराधिकारी को महल व किले में रहने का अधिकार नहीं होगा, ये भी काफ़ी दुर्व्यवहार था और इससे भी भारतीयों में असंतोष था। भारतीय मुसलमानों में काफ़ी असंतोष था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अवध में इसकी राजधानी लखनऊ वह क्षेत्र था जहाँ लाखों नागरिकों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। और उल्लेखनीय कि यह वह राजा जिसने कुशासन का आरोप लगाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, जो अवधवासियों की दृष्टि से न्याय संगत नहीं था। इसके बाद उच्च कुलीन वर्ग के हितों पर भी इन्होंने चोट लगाई थी। यानी देसी रियासतों के पतन के बाद जो परंपरागत दरबारी जो कुलीन वर्ग था वो बर्बाद हो गया था। जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे अब वो जन सामान्य में आ गए थे। सेना व आश्रित वर्गों को आर्थिक हानि हो चुकी थी। जो सेना व सेना के आश्रित जो वर्ग थे उनमें भी अब वो बेरोजगार हो गए थे और कोई साधन न होने के कारण रोजी रोटी के मोहताज हो गए थे। इतना ही नहीं, देसी राजाओं की सेना के लिए अस्त्र शस्त्र व साजो सामान बनाने वाले कारीगर भी बर्बाद हो गए थे। देसी राज्यों के विलय की संस्कृति का प्रभाव था। इसके प्रशासनिक कारण भी थे। सत्ता का विदेशी स्वरूप हो चुका था। तलवार के बल पर इस शासन को स्थापित किया गया था। अंग्रेज ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेज ही पहले लोग थे जिन्होंने भारत में विदेशी सत्ता के रूप में सत्ता प्राप्त की। इससे पूर्व भी शक, कुषाण, तुर्क, मुगल इत्यादि विदेशियों ने भारत में शासन किया, लेकिन उनका चरित्र पूर्ण रूप से विदेशी नहीं रहा था। धीरे धीरे उनमें भारतीयकरण हो गया था। लेकिन अंग्रेजों की जो सत्ता के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। इन सत्ता के संचालक हजारों मील दूर लंदन में बैठे हुए थे। इसके बाद दोषपूर्ण न्याय प्रणाली भी थी। कंपनी द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में भारतीयों में संतोष था। कानून के समक्ष सम्मुख समानता का सिद्धांत पर आधारित यद्यपि यह एक आधुनिक न्याय व्यवस्था थी, परंतु व्यवहार में कई दोष थे जिसमें सामान्य भारतीयों को लाभ नहीं मिलता था। न्याय जटिल हो गया था और लोग उसको समझ भी नहीं पाए थे। न्याय के 3 दोष थे: अनुचित देरी, न्याय मिलने में अनिश्चितता और अत्यधिक व्यय। आम आदमी न्याय से अधिक दूर हो गया था। कई अभियोग चलता तो वो वर्षों तक चलता रहता था, जो आम आदमी के लिए उसका खर्च सहना आसान नहीं था। भारतीयों को उच्च नौकरियों से वंचित रखा गया था। भारतीयों उच्च नौकरियों से पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया गया था। भारतीयों को कम वेतन वाले पदों पर नियुक्त किया गया। सूबेदार को 60 से 70 रुपये मासिक वेतन मिलता था और सदर अमीन का वेतन 500 रुपये मासिक तक था। पदोन्नति के अवसर भी नहीं थे। कानून निर्माण में काउंसिलों में भारतीयों को स्थान नहीं दिया जाता था। आर्थिक कारण भी थे। भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया था क्योंकि ब्रिटिश शासन एक औपनिवेशिक व्यवस्था थी। उसमें निरंतर भारतीयों की लूट हुई और लूट से प्राप्त धन हमारे यहाँ देश में न रहकर बाहर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता रहा।
जिससे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था फलती फूलती गई और भारतीयों का शोषण बढ़ता चला गया। इससे भी भारतीय कारीगर देखते देखते बेकार हो गए और भारतीय जो हथकरघे थे वो भी बंद हो गए। माहलवाड़ी भूमि कर व्यवस्था भी थी। अंग्रेजों ने एक माहलवाड़ी भूमि कर व्यवस्था लागू की गई। 1857 का विद्रोह का प्रभाव अपेक्षाकृत इतना नहीं था और इसमें भी जितनी अधिक इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था फूलती गई उतना ही भारत का शोषण कम होने की बजाय बढ़ता गया। अपनी राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अंग्रेजों ने कृषकों से अत्यधिक लगान लिया और कारीगर व किसानों को कौड़ियों के भाव अपना माल बेचने के लिए विवश कर दिया। देखते ही देखते भारतीय कारीगरों व किसानों की दुनिया उजड़ गई। चारों तरफ बेरोजगारी, बदहाली और भूखमरी छा गई। यह स्थिति कितनी दिल दहलाने देने वाली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शब्दों में देखिए, व्यापार वाणिज्य के इतिहास में इस गंभीर स्थिति का साक्ष्य ढूंढना कठिन है। सूती वस्त्र बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों को सफ़ेद बना रही हैं। एक सूबेदार ईश्वरी प्रसाद था, एस के सूबेदार के मतानुसार भारत इंग्लैंड को पालने के लिए दुधारू गाय बन गया और उसके अपने बच्चे धीरे धीरे भूख से मरने लगे। तो भारतीय किसान और जन सामान्य को विद्रोही बना दिया। माहलवाड़ी भूमि कर व्यवस्था में जमींदार व किसान प्रभावित थे और सभी सरकारी जुल्म सरकार बरपा रही थी। यही कारण कि गांव गांव में विद्रोह हो गए थे। भूमि व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त के विपरीत समय समय पर भूमि कर में वृद्धि करने का भी प्रावधान हो गया था। भूमि कर की सख्ती से उगाही होती थी। सख्ती से डंडे के बल पर पैसा वसूला जाता था और किसी को भी कोई रियायत नहीं थी। किसान भूखमरी की स्थिति में था। कर अदा करने के लिए वह कर्ज पर कर्ज लेता था। सरकार की कठोरता से इकट्ठा करने की नीति को समझने के लिए एक उदाहरण काफ़ी है। एक जिला कलेक्टर ने कई बार सरकार को लिखा कि वह अपने क्षेत्र से कर वसूली नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सिवाय घास के कोई फसल नहीं है। सरकार का निर्देश आया, घास अच्छी चीज़ है, उसी को बिकवा कर टैक्स वसूलिए। जो अधिकारी पुलिस बल पर बड़े हुए लगान ही वसूल कर रहे थे उन्हें सरकार बधाई दे रही थी। वास्तव में ये वही जुल्म थे जिसे किसान विद्रोही हो गए थे। इनाम में प्राप्त जागीरदारें छीनने की नीति अब बना ली गई थी। बेरोजगारी और भूखमरी इतनी थी कि इस भूखमरी के लिए अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी लोग समझते थे। इंग्लैंड से आयातित माल ने कारीगरों को उजाड़ दिया था और वे बेरोजगार होकर दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। इसके सामाजिक व धार्मिक कारण भी थे। उच्च वर्ग में सामाजिक असंतोष था। उच्च वर्ग में सरकार की कंपनी की नीतियों से सामाजिक असंतोष चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनकी सारी जागीरें, उपाधियां, पेंशन को समाप्त कर दिया गया था और इस वर्ग की सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। भारतीयों के सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप अब होने लगा था। क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने तथा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए कानून बनाए। निसंदेह यह कदम पर प्रगतिशील थे और भारतीयों के हित में थे लेकिन रूढ़िवादी भारतीयों ने सुधारों को सामाजिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप समझा और इससे भारतीयों में अंग्रेज़ों के लिए विरोध पैदा हुआ। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो नई शिक्षा नीति अपनाई, नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी रहन सहन और भाषा को अपनाकर गर्व महसूस करने लगा था। वन्य भारतीयों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगा था। इसे स्वाभाविक रूप से विश्वास दृढ़ होने लगा कि अंग्रेज हमारी भाषा, संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और हमारे बच्चों को ईसाई बनाना चाहते हैं। रेल, तार, डाक व्यवस्था के कारण भी भ्रांति फैली। रेल, डाक, तार ये डलहौजी के काल में शुरू हुई और भारतीयों के लिए नई चीज़ थी। वह न तो इसके महत्व से परिचित थे, न तत्कालीन जरूरत थी। भारत में इनका प्रचार भारतीयों की ज़रूरत के अनुरूप नहीं बल्कि अंग्रेजी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर हो रहा था। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जन सामान्य में यह भ्रांति फैली कि रेल, तार जैसी व्यवस्था भी उन्हें ईसाई बनाने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि रेल के डिब्बों में उच्च व निम्न माने जाने वाले सभी लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। अतः वे समझते थे कि यह हमारी सभ्यता को नष्ट करने का एक तरीका है। ईसाई धर्म का प्रचार भी हुआ और इससे भी भारतीय लोगों में असंतोष पैदा हुआ। इसके बाद सैनिक कारण, धार्मिक भावनाओं पर आघात भी डाला गया। सैनिक कारणों में भी भारत में रीति रिवाज थे और
क्योंकि मुसलमान सैनिकों के लिए दाढ़ी मूछ रखना वर्जित किया गया था और सिपाहियों को जातीय पहचान के तौर पर तिलक लगाने व चोटी रखने से भी रोका गया था। तो इससे भी भारतीय जो रीति रिवाज थे उनको उनमें बाधा आई और सैनिकों में असंतोष की भावना फैल गई थी। बर्मा और अफगान के युद्धों में भारतीयों को भेजा गया, जबकि समुद्र पार भारतीयों को युद्ध में जाना वो अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो इससे भी भारतीय सेना में असंतोष आया था। सेना में जातीय भेदभाव भी होता था। भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सूबेदार के पद तक पहुंचता था और ऊपर के सारे अधिकारी यूरोपियन थे। गोरे सैनिकों की पदोन्नति भी शीघ्रता से होती थी और भारतीय ये महसूस करते थे कि अग्रिम पंक्ति में होने के बाद भी उन्हें पीछे धकेला जाता था। इससे भी असंतोष था। सामान्य सेवा अधिनियम आया और इसमें अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में काफ़ी संख्या में उच्च जाति के हिंदू थे जो धर्म और जाति से कुछ पूर्वाग्रहों से विग्रस्त थे। उन्हें बाहर जाकर लड़ने का आदेश दिया जाता था तो उनमें संतोष भड़क जाता था, क्योंकि हिंदू सैनिक समुद्र पार जाने में मानते थे कि उनकी जाति और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भी उनमें संतोष पैदा हुआ। सैनिक वर्दीधारी किसान भी हुए और कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने सैनिक और किसानों के बीच अलग संबंधों की जांच पड़ताल करके इस विद्रोह के कारणों की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इसके अनुसार किसान और सैनिक परस्पर अलग अलग नहीं थे। सेना का गठन गांव के किसानों तथा जमींदारों में से ही किया गया था। सैनिक अपने गांव परिवार से जुड़े हुए थे। हर किसी सैनिक किसी किसान का बेटा, भाई या पिता था। एक भाई खेत में हल जोत रहा था, दूसरे ने वर्दी पहन ली थी, अर्थात वह वर्दीधारी किसान ही था। जो गांव में किए जा रहे अंग्रेज अधिकारियों के जुर्म से दुखी होते थे और इससे वर्दीधारी जो सैनिक थे उनमें भी असंतोष था। तो बहुत सारे कारण थे और तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि सैनिकों ने अंग्रेज़ों ने ऐसे कारतूस बनाए गए जिन्हें मुंह से उनका कवर हटाना होता था और वो अफवाह फैल गई कि उसमें सूअर व चर्बी के कारतूस लगाए, सूअर व गाय की चर्बी से वो बनाए गए हैं और उनको धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। और इससे भी उनमें संतोष फैल गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन विद्रोह छेड़ दिया। तो ये थे 1857 के जन विद्रोह के कारण। इसका प्रारंभ, विस्तार और दमन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।